नमस्कार, स्वागत है आप सभी का देवभूमि समाचार में। मैं आपके साथ निकिता कश्यप। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। देहरादून से मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने ऑल इंडिया ऑयल सेक्टर मीट का कार्यक्रम का शुभारंभ किया। इस दौरान उन्होंने देश के ऊर्जा क्षेत्र में हो रही प्रगति और भविष्य की योजनाओं पर भी प्रकाश डाला। तो वहीं मीडिया से रूबरू होते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि नरेंद्र मोदी के प्रधानमंत्री बनने के बाद प्राकृतिक गैस और ONGC के क्षेत्र में दुनिया के देशों के साथ कई शोध कार्य और कई साझेदारियां की जा रही हैं और इस क्षेत्र में अच्छा काम भी हो रहा है। और यहां से ऑयल इंडिया ऑल सेक्टर मीट में आयोजित की गई इस देश भर में से लोग इस समिट में शामिल होने के लिए आए। और मेरे लिए बहुत प्रसन्नता का विषय है कि आप सब तेल के क्षेत्र में, ऊर्जा के क्षेत्र में काम करने वाले ऊर्जा सैनिकों के बीच में आज मुझे उपस्थित होने का सौभाग्य प्राप्त हो रहा है। और उससे बड़ी बात यह है कि भारतीय मजदूर संघ के 70 वर्ष पूरे हो रहे हैं। 23 तारीख को एक बड़ा कार्यक्रम भी आयोजित होने जा रहा है इंदिरा गांधी स्टेडियम नई दिल्ली में। उसके उपलक्ष्य में भी अनेक कार्यक्रमों की श्रृंखला चल रही है और मैं देख रहा हूँ पूज्य दत्तोपंत ठेंगड़ी जी ने जो कल्पना की, परिकल्पना की, वो आज कितना विस्तार रूप ले रही है। आज भारतीय मजदूर संघ मजदूरों के हर क्षेत्र में आज बढ़ चढ़कर उनका नेतृत्व भी कर रहा है, समन्वय भी कर रहा है, उनके अधिकारों के लिए लगातार काम भी कर रहा है और संगठन का विस्तार भी हो रहा है। पिछले दिनों अनुपम जी ने और हमारे सुमित जी ने हरिद्वार में एक बहुत बड़ा कार्यक्रम आयोजित किया और सच में मैं तो इतना सोच ही नहीं रहा था उस दिन। मैंने सोचा था इन्होंने मुझे बुलाया है तो बहुत ज़्यादा होंगे तो 500 लोग होंगे, 1000 लोग होंगे, लेकिन वो इतना बड़ा कार्यक्रम था कि जितने लोग सभागार के अंदर थे उससे 5 गुना लोग सभागार के बाहर थे। तो इसलिए मैं आज जब मुझे बताया गया हमारे श्री देवेंद्र मिश्र देवू जी द्वारा अनेक कार्यक्रमों में बढ़ चढ़कर भाग लेते हैं, इन्होंने मुझे कहा भाई साहब अनुपम जी और हम लोग यहाँ पर एक बड़ा कार्यक्रम आयोजित कर रहे हैं और पूरे देश भर के लोग आने वाले हैं, तो सच में अब तो मेरा उत्साह जो है आप सबके कार्यक्रमों में आके बढ़ने लगा है, मेरी ऊर्जा बढ़ने लगी है। तो मैंने कहा मैं अपनी ऊर्जा को कम नहीं होने दूंगा, चाहे जो हो जाए। और आप सबसे मिलने का ये शुभ अवसर मैं खोना नहीं चाहता था। और जब ये देवेंद्र जी आए थे निमंत्रण देने के लिए, मुझे लगा कि अति व्यस्तता के कारण मैं शायद कार्यक्रम में ना आ पाऊँ, लेकिन आप सबसे मिलने की दिल में एक जो बड़ी तीव्र इच्छा थी और तीव्र इच्छा के साथ साथ देवेंद्र जी का बहुत आग्रह था। और यहाँ मैं देख रहा हूँ कि पूरे देश भर के लोग आए हैं। सच में ये कार्यक्रम बहुत शानदार है, बहुत अद्भुत है। मैं एक बार फिर से सभी आयोजकों का भी मैं इस कार्यक्रम को आयोजित करने के लिए भारतीय मजदूर संघ, ONGC अधिकारी संघ की पूरी टीम को बहुत साधुवाद देता हूँ। साथियों, तेल और प्राकृतिक गैस का क्षेत्र किसी भी राष्ट्र की अर्थव्यवस्था की रीढ़ होती है। उसके आधार पर देश कितनी प्रगति करेगा ये उसका एक मापक होता है। ये क्षेत्र न केवल औद्योगिक विकास का आधार है बल्कि राष्ट्रीय समृद्धि और सामाजिक प्रगति का भी प्रमुख स्रोत है। देश की सीमाओं की सुरक्षा से लेकर किसानों के खेत खलिहान विकास परियोजनाओं से लेकर हमारी दैनिक आवश्यकताओं की पूर्ति तक प्रत्येक क्षेत्र में ईंधन की आवश्यकता अत्यंत महत्वपूर्ण है। ये वो शक्ति है जो राष्ट्र के प्रत्येक इंजन को गतिमान रखती है, गति देने का काम करती है।
ग्रोथ के इंजन को गति देने का काम करती है। हमारी इसी शक्ति को बढ़ाने में ओएनजीसी का योगदान बहुत अभूतपूर्व रहा है। देश में कच्चे तेल के कुल उत्पादन का लगभग 70% और प्राकृतिक गैस उत्पादन का 84% योगदान देकर ओएनजीसी भारत की ऊर्जा सुरक्षा में आज बहुत अत्यंत महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। इतना ही नहीं, आज ओएनजीसी विदेश शाखा द्वारा विश्व के अनेक देशों में तेल एवं गैस ब्लॉक्स का अधिग्रहण किया गया है, जिससे भारत की वैश्विक ऊर्जा पहुंच और रणनीतिक भागीदारी को मजबूती मिली है। और हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के देश के प्रधानमंत्री बनने के बाद हमारी हर क्षेत्र में साथ बढ़ी है। खबरों में आगे बढ़ते हैं। नैनीताल जिले के कालाडूंगी थाना क्षेत्र से बड़ा मामला सामने आया है। आपको बताते चले कि आरोप है कि कोटाबाग पुलिस चौकी क्षेत्र में एक पुलिसकर्मी ने बीजेपी के नेता विशन नागरकोटी के बेटे को थप्पड़ मारा और जिससे आहत होकर बीजेपी नेता के बेटे ने खुदकुशी कर ली। तो वहीं आपको बताते चले कि युवक की खुदकुशी के बाद परिजनों ने पुलिस चौकी के सामने जमकर हंगामा किया और पुलिसकर्मी के खिलाफ लगातार कार्रवाई की मांग की जा रही है। तो वहीं कालाडूंगी विधायक बंशीधर भगत भी मौके पर पहुंचे। जानकारी के मुताबिक मामला शुक्रवार देर शाम का बताया जा रहा है, जहां पर परिजनों का साफ तौर पर कहना है कि बीजेपी नेता विशन नागरकोटी के बेटे कमल नागरकोटी बाइक से जा रहा था और इस दौरान कोटाबाग पुलिस चौकी क्षेत्र में चेकिंग हो रही थी और तभी पुलिस ने कमल नागरकोटी को रोका। और जहां पर आरोप है कि इस दौरान कमल नागरकोटी और सिपाही के बीच कुछ बात को लेकर कहासुनी हो गई और जिसके बाद सिपाही ने कमल नागरकोटी को थप्पड़ जड़ दिया। परिजनों का आरोप है कि सिपाही के थप्पड़ मारने से उनका बेटा आहत हो गया और उसने आत्महत्या कर ली। ये क्या मामला, इसका जरा जानकारी दें। देखिए, दुर्भाग्यपूर्ण घटना हुई है जिसमें एक व्यक्ति द्वारा जिसे चौकी में लाया गया था उसके द्वारा आत्महत्या की गई है और यहाँ पर पब्लिक का काफ़ी आक्रोश है। उनके द्वारा मांग है कि जो भी दोषी पुलिसकर्मी है उनके खिलाफ कार्रवाई की जाए। इस पर आज यहाँ पर मेरे द्वारा इनको ये आश्वासन दिया गया कि जो भी इसमें दोषी है उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। यहाँ पर चाहे वो चौकी इंचार्ज हो, चाहे कांस्टेबल हो, चाहे कोई भी अन्य क्यों हो, इसमें सीओ रामनगर को जांच सौंप दी गई है और फिलहाल हम त्वरित कार्रवाई करते हुए फिलहाल इस चौकी को पूरा यहाँ से चेंज कर रहे हैं। यहाँ पर नया स्टाफ भेजा जाएगा। जाँच पूरी होने के बाद ही अग्रिम कार्रवाई की जाएगी। सर, ग्रामीण का आरोप है कि कल तक इस चौकी में सीसीटीवी कैमरे लगाए गए तो रात रात निकाल दिए गए हैं, तो क्या कारण हो सकता है इसके पीछे? देखिए, मेरे अभी संज्ञान में आया है, इस चीज़ को भी चेक कर लिया जाएगा और सीओ रामनगर साहब इसमें जांच कर लेंगे कि वाकई जो ये आरोप है ये इसमें सच्चाई है या क्या फैक्ट है। उसी के अनुसार हम अग्रिम कार्रवाई करेंगे। मेरा बेटा यहाँ बाज़ार में था, इसमें परमजीत का नाम लेके बोल रहा है, वो मुझे चालान करके चौकी लाया और मारा। उसने कहा मैं गाड़ी दे दो मेरे को, मेरी लोन की गाड़ी है, चालान मत करो। फिर ये गया बाज़ार जाने के बाद फिर आए दोबारा आने में परमजीत ने उसे यहाँ बहुत मारा। मारने के बाद उसको क्या पता क्या उसके दिमाग में बैठी। उसके बाद वो यहाँ से कहीं से सुसाइड वाली दवा जो लाया उसको लेने के बाद चौकी के आगे आया, मेरी गाड़ी दे दो नहीं तो मैं सुसाइड कर रहा हूँ। परमजीत ने उसे फिर गाली गलौज करी, उसने उसके सामने ही बेहद घटक दिया। घटकने के बाद उनको डर लगी, उन्होंने रातों रात ये कैमरे चेंज कर दिए ना और परमजीत को पता नहीं कहाँ भगा दिया ना। चौकी में और भी सिपाही थे, उसमें किसी का नाम नहीं था। एक परमजीत का अलावा उसने अपनी मम्मी से कहा, मेरे से भी नहीं कहा उसने। आप जाके मम्मी से पूछ सकते हैं और मम्मी झूठ नहीं बोलेगी, पता ही नहीं बोलेगी। वो चाहे कुछ भी हो, उसके लिए बड़ा दुख है। आप क्या कार्रवाई चाहते हैं? अब मैं कार्रवाई क्या चाहता हूँ, जो दोषी है उसको कठोर कार्रवाई हो और क्या जैसे सरकार चाहेगी, ये है नहीं। का जो आत्महत्या का मामला है बहुत गंभीर मामला है, क्योंकि क्षेत्र में आए दिन ऐसी समस्याएं आ रही है और कहीं ना कहीं पुलिस डिपार्टमेंट की जो एक बहुत बड़ी जिसके कारण
उस युवा साथी ने अपने कुछ ही दूरी पर, पुलिस चौकी से कुछ ही दूरी पर, उसने जहर खाकर पीड़ित, कहीं ना कहीं वो पीड़ित हुआ है पुलिस के द्वारा, और उसने इसी कारण से जो जहर खा रखा है उसके परिवार पे जो बीत रही है, क्योंकि उसकी नई नई शादी हुई थी। जो हमारा कमल नगर कोटी हमारा युवा साथी है, वो हर समय सामाजिक कार्यों में भी बढ़ चढ़कर हिस्सा लेता है, और कहीं आप देखेंगे यहाँ पे जो भी पूजा पाठ ऐसे काफ़ी धार्मिक कार्यक्रम होते हैं, उनमें वो युवा साथी बढ़ चढ़कर वो लेता है, भागीदारी लेता है। लेकिन कहीं ना कहीं ये पुलिस विभाग की नाकामी कहें या उनसे युवक ने जो पीड़ित होकर उसने जहर खाया है, ये कहीं ना कहीं एक बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह हमारे क्षेत्र के लिए भी है, पुलिस डिपार्टमेंट के लिए भी है। खबरों में आगे बढ़ते हैं। बीजेपी ने ज्वालापुर से पूर्व विधायक सुरेश राठौर को पार्टी से 6 वर्षों के लिए निष्कासित कर दिया गया है। तो आपको बताते चले कि पार्टी ने यह कदम उनके सोशल मीडिया पर अमर्यादित आचरण, सार्वजनिक छवि निर्माण में अति सक्रियता के साथ साथ संगठन के दिशा निर्देशों की लगातार अवहेलना के चलते उठाया गया है। तो वहीं आपको बताते चले कि भाजपा के प्रदेश मीडिया प्रभारी मनवीर सिंह चौहान ने इस पर जानकारी देते हुए बताया कि सोशल मीडिया पर वायरल वीडियो को लेकर पार्टी ने संज्ञान लेते हुए उन्हें कारण बताओ नोटिस जारी किया था, और उनके द्वारा दिए गए जवाब से संगठन पूरे तरीके से संतुष्ट नहीं था। पार्टी ने पाया है कि राठौर लगातार अनुशासन और मर्यादा का उल्लंघन कर रहे थे। प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट के निर्देश पर यह कार्रवाई की गई है। पार्टी का कहना है कि संगठन की गरिमा और अनुशासन से कोई ऊपर नहीं है, चाहे वह कितना भी वरिष्ठ क्यों न हो। बीडीसी की बैठक में दौरान नायब तहसीलदार अनिल गुप्ता के द्वारा अधिवक्ताओं को कुछ शब्द कह देने पर अधिवक्ताओं ने नाराजगी जताते हुए कल पूरे दिन के लिए कार्य का बहिष्कार किया था, जिसको लेकर तहसीलदार प्रांगण में भी धरना प्रदर्शन पर बैठ गए थे। तो वहीं आपको बताते चले कि जिला अधिकारी के नाम पर एक ज्ञापन भी भेजा गया था। मामले को बढ़ता देख आज नायब तहसीलदार अनिल गुप्ता ने अधिवक्ताओं के धरना स्थल पर पहुंचकर सभी अधिवक्ताओं से माफी मांगते हुए ऐसी कोई भी बात ना कहने की बात कही, और जिस पर अधिवक्ताओं ने नायब तहसीलदार को माफ करते हुए अधिवक्ताओं ने अपने कार्य को सुचारू रूप से प्रारंभ कर दिया है। 6 को जो एक डीसी और ग्राम प्रधान की यहाँ पर मीटिंग हुई थी जिले की, तो उसमें सभी विभागों के द्वारा अपने अपने अखबारों के संबंध उसके अपने अपने विभागों के संबंध में ये जानकारी दी गई थी कि कौन से काम किस तरह से किए जाते हैं। उसी संबंध में आय, जाति, डोमिसाइल, उत्तरजीवी ये मेरे द्वारा बताए गए थे। मेरे से गलती से हो सकता है कि ऐसा निकला हो, और अधिवक्तागणों को यदि मेरे कहने से किसी तरह की ठेस पहुँची है, मैंने यहाँ पर अक्षमा इस चीज़ के लिए अक्षमा मांगी, और मैं अपने शब्दों को वापस लेता हूँ। समाप्त हो गया है, शांतिपूर्वक धरना समाप्त हो गया है। जो हमारे नायब तहसीलदार ने जो हमारे अधिवक्ता समाज के प्रति जो भी अपने शब्द बोल लेते कि बीच के मामले को लेकर, वो आज हमारे बीच में आए हैं। उन्होंने क्षमा याचना की है कि आगे से मेरे से कोई ऐसी गलती नहीं होगी, और हमने उन्हें माफ़ कर दिया है। उन्होंने सब अधिवक्ताओं को कहा है कि हम मिलजुल कर कार्य करेंगे, इसलिए हमने उन्हें माफ़ कर दिया कि आगे से आप ऐसे गलती मत करना। अब हमारा धरना समाप्त हो गया है। कार्य सुचारू रूप से तहसील भगवानपुर को हमने शुरू कर दिया सभी अधिवक्ता ने, और न तहसीलदार साहब को माफ़ कर दिया है। वो धरना इसलिए समाप्त कर दिया गया क्योंकि कल तो नायब साहब यहाँ थे नहीं, तहसीलदार साहब आए थे, हमने उनको ज्ञापन दिया था, और उन्होंने आश्वासन दिया था कि कल जो है ODM साहब को उन्होंने भेज दिया था, कल नायब साहब आएंगे तो कुछ ना कुछ निस्तारण हो जाएगा। आज नायब साहब आए और हमारे धरना स्थल पर ही आए, तहसीलदार साहब भी आए, नायब साहब भी आए, और हमारे समक्ष ऐसे जैसे हम बैठे थे नीचे दरी पर ऐसे ही बैठे, और उन्होंने जो है अपने शब्द वापस लिए नायब तहसीलदार साहब ने, और क्षमा याचना की सभी के सामने हाथ जोड़कर, तो हमने उन्हें माफ़ कर देंगे, अपना धरना समाप्त कर दिया। खबरों में आगे बढ़ते हैं। वीकेंड के दौरान लॉकडाउन जाने वाले टूरिस्ट और श्रद्धालुओं की भीड़ को देखते हुए कोटद्वार में पुलिस प्रशासन ने एक बार फिर से स्पेशल ट्रैफिक रूट लागू करने का फैसला किया है। आपको बताते चले कि प्रशासन के अनुसार सिद्ध बली मंदिर में बढ़ती भीड़ और लॉकडाउन में वीकेंड पर आने वाले पर्यटकों की संख्या को देखते हुए यह प्लान तैयार किया गया है। वीकेंड में बड़ी संख्या में पर्यटक लॉकडाउन की तरफ रुख करते हैं, और जिससे हाईवे पर जाम की स्थिति बन जाती है, और ऐसे में वीकेंड में ट्रैफिक को शहर के मुख्य हिस्सों में प्रवेश से पहले डाइवर्ट किया जाएगा, और साथ ही साथ बॉर्डर से ही टूरिस्ट वाहनों को बालासोड रूट की ओर मोड़ दिया जाएगा, जिससे कि शहर के भीतर जाम की स्थिति ना बने। योजना के तहत लोकल निवासियों के लिए भी आवश्यक रूट खुले रहेंगे, तो साथ ही साथ जबकि बाहरी वाहनों को वैकल्पिक मार्गों से गुजारा जाएगा। व्हाट्सएप नंबर भी ऐसी है ना।
भैया हमें भी तो बिठा दो, हमारे भी तो। तो पीएम नरेंद्र मोदी के द्वारा शुभांशु शुक्ला के साथ बातचीत की गई। अंतरिक्ष में मौजूद है इस समय शुभांशु शुक्ला और उनसे क्या खास बातचीत की है आपको सुनाते हैं। को जो ये देख रहा है एक मैसेज देना चाहता हूं, और वो ये है कि अगर आप कोशिश करते हैं और आप अपना भविष्य बनाते हैं अच्छे से, तो आपका भविष्य अच्छा बनेगा और हमारे देश का भविष्य अच्छा बनेगा। और केवल एक बात अपने मन में रखिए, दैट स्काई इज नेवर द लिमिट, ना आपके लिए, ना मेरे लिए और ना भारत के लिए। और ये बात हमेशा अगर आपने मन में रखी तो आप आगे बढ़ेंगे, आप अपना भविष्य उजागर करेंगे और आप हमारे देश का भविष्य उजागर करेंगे। और बस मेरा यही मैसेज है प्रधानमंत्री जी। और मैं बहुत ही भावुक और बहुत ही खुश हूँ कि मुझे मौका मिला आज आपसे बात करने का और आपके थ्रू 140 करोड़ देशवासियों से बात करने का। जो ये देख पा रहे हैं, ये जो तिरंगा आप मेरे पीछे देख रहे हैं, ये यहाँ नहीं था। आज कल के पहले जब मैं यहाँ पे आया हूँ तब हमने ये यहाँ पे पहली बार लगाया है। तो ये बहुत भावुक करता है मुझे और बहुत अच्छा लगता है देख के कि भारत आज इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन पहुँच चुका है। शुभांशु, मैं आपको और आपके सभी साथियों को आपके मिशन की सफलता के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। शुभांशु, हम सबको आपकी वापसी का इंतजार है। अपना ध्यान रखिए, मां भारती का सम्मान बढ़ाते रहिए। अनेक अनेक शुभकामनाएं, 140 करोड़ देशवासियों की शुभकामनाएं, और आपको इस कठोर परिश्रम करके इस ऊंचाई तक पहुंचने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। भारत माता की जय। धन्यवाद प्रधानमंत्री जी, धन्यवाद। और सारे 140 करोड़ देशवासियों को धन्यवाद। और स्पेस से सबके लिए भारत माता की जय। तो आपने सुना, पीएम नरेंद्र मोदी ने शुभांशु शुक्ला से खास बातचीत की और इस दौरान उन्होंने उन्हें शुभकामनाएं भी दी और साथ ही साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ओर से कहा गया कि शुभांशु, हम सभी आपका बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं, पूरा भारत आपका इंतजार कर रहा है आपकी वापसी का। खबरों में आगे बढ़ते हैं। उत्तराखंड एसटीएफ को बड़ी कामयाबी हासिल हुई है, जहां एक प्रतिष्ठित दवाई कंपनी के ब्रांड बनाने वाले दवाइयों के सरगना को गिरफ्तार करते हुए एक बड़ा खुलासा किया गया है। आपको बताते चले कि एसटीएफ को सूचना मिली थी कि प्रतिष्ठित दवाई कंपनियों के ब्रांड के नाम से नकली दवाइयां तैयार कर भारत के कई राज्यों में बेची जाने की खबर एसटीएफ को मिली थी और उक्त पर कार्रवाई करते हुए आपको बताते चले कि इसमें तमाम गिरफ्तारियां की गई हैं। और साथ ही साथ आपको बता दें कि 1 जून को प्रतिष्ठित दवाई कंपनी के रैपर्स के नकली अकाउंट बॉक्स के साथ साथ लेबर और क्यूआर कोड पर भारी मात्रा के साथ एक व्यक्ति संतोष कुमार को पूर्व में ही गिरफ्तार किया गया था। और जिस संबंध में एटीएस टीम के द्वारा आना जो है वो पूरे तरीके से सेलाकुई देहरादून पर अभियोग पंजीकृत कराया गया था और जिसके बाद ये कार्रवाई की गई। को एक मुकदमा दर्ज हुआ था सिलाकोई में, जिसमें कि एक व्यक्ति संतोष कुमार अरेस्ट हुआ था, जिसकी कस्टडी से जो फेमस और कॉमन मेडिसिन्स हैं बड़ी बड़ी फार्मास्यूटिकल कंपनीज़ की, उनके आउटर बॉक्स और क्यूआर कोड फर्जी जो बनाए जा रहे थे वहाँ पे, वो बरामद हुए थे। इसकी इम्पोर्टेंस को देखते हुए ये केस एसटीएफ को ट्रांसफ़र किया गया और इसमें दौरान विवेचना जो इसका मास्टरमाइंड है, मेन जो अक्षय नाम आ रहा था, उसको राजस्थान से अरेस्ट किया गया है। और वास्तव में इसका नाम नवीन बंसल है, जो कि यहाँ पर आउटर बॉक्स और क्यूआर कोड प्रिंट कराता था और उसके बाद उसमें नकली दवाइयाँ पैक करके स्टॉकिस्ट के माध्यम से मार्केट में सप्लाई करता था। इस पर विगत में भी 2018 में दिल्ली क्राइम ब्रांच ने इसको जेल भेजा, नकली दवाइयों के प्रकरण में ही इसको अरेस्ट करा गया है। और इससे पूछताछ में कुछ यूनिट्स का पता चला है जहाँ पे ये नकली दवाइयाँ बनाते थे, वहाँ पे हमारी रेड की कार्रवाई चल रही है। और इसके अतिरिक्त इससे 2 पैन कार्ड भी मिले हैं, उस संबंध में इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को सूचित कर दिया गया है और इसके जो और साथी हैं उनके खिलाफ भी हम कार्रवाई कर रहे हैं।
उत्तराखंड में आगामी 11 जुलाई से शुरू होने वाली कांवड़ यात्रा को लेकर पुलिस कप्तान परमेंद्र सिंह डोभाल ने आज हरिद्वार के नारसन में कांवड़ पटरी का निरीक्षण किया और इस दौरान उनके साथ हरिद्वार एसपी सिटी के साथ साथ हरिद्वार ट्रैफिक एसपी और सहित उनके पुलिस अमला भी मौजूद रहा। तो वहीं आपको बताते चले कि एसएसपी परमेंद्र सिंह डोभाल ने बताया कि कांवड़ निरीक्षण के दौरान तय किया गया है कि कौन कौन सी जगहों पर पटरी लगाई जाएगी और कहां नहीं। और आइंदे से जो है ना आप खरीदार आता ऐसे ही वो नंबर आते हो हमारा राजस्व विभाग से संबंध बताओ जी ये खबरों में आगे बढ़ते हैं। बीते दिनों जहां प्रदेश भर में एक तरफ गर्मी अपने चरम पर थी, गर्मी के कारण मानव जीवन पूरे तरीके से अस्त व्यस्त था और साथ ही साथ वन्य जीव भी गर्मी से बेहद परेशान थे। हर कोई गर्मी से बचने के लिए बारिश की राह ताक रहा था। तो वहीं आपको बताते चले कि उत्तराखंड में प्री मानसून की दस्तक के बाद जहां बारिश से लोगों को गर्मी से निजात मिली है, तो वहीं वन्य जीवों ने भी बारिश से राहत की सांस ली है और इस खुशनुमा वातावरण में वन्य जीव भी खुले मैदानों में घूमते हुए नजर आ रहे हैं। जसपुर के तराई पश्चिमी वन प्रभाग के पतरामपुर और फाटो रेंज में इन दिनों वन्य जीवों का जमावड़ा लगा हुआ है। जंगल में जगह जगह वन्य जीवों का दीदार हो रहा है। जंगलों में छोटे छोटे गड्ढों और नालों में भी पानी भरमार है। अब खबर हरिद्वार से है, जहां पर गंगा घाट पर बैठे एक युवक पर कुछ लोगों ने नाम पूछकर हमला कर दिया। आपको बताते चले कि लाठी डंडों से उसे बुरी तरीके से पीटा गया। यह मामला सोशल मीडिया पर वायरल हो गया है। तो वहीं मामले की गंभीरता को देखते हुए पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर आरोपियों की तलाश भी शुरू कर दी है। आपको बताते चले कि ज्वालापुर निवासी मोएब ने पुलिस को दी गई तहरीर में बताया है कि वह अपने दोस्तों के साथ सावेज और शाहिद के साथ गुरुकुल के सामने घाट पर बैठा था और इसी दौरान 10 से 15 युवक वहां पर पहुंचे और तीनों से उनका नाम पूछा गया और जैसे ही उन्होंने अपना नाम बताया, आरोप है कि सभी युवक भड़क उठे और जाति सूचक शब्दों का प्रयोग करते हुए गालियां देने लगे। इसके बाद उन्होंने लाठी डंडों और हॉकी स्टिक से हमला कर दिया। हमले में मोएब गंभीर रूप से घायल हो गया है और जिसको अस्पताल में भर्ती कराया गया। मामले को लेकर एसएसपी परमेंद्र सिंह डोभाल का कहना है कि कंखल क्षेत्र का यह मामला है और शिकायत पर पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर आरोपियों की तलाश भी शुरू कर दी है। तो फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों की जानकारी के लिए बने रहें हमारे साथ। नमस्कार।